जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं वो कैसे अपने आप को स्टेबिलिटी लाएं और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। मन में जो 1 लाख सवाल आते रहते हैं ना, तो वो अपने चित्त को शांत करके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक पॉजिटिव इंसान कैसे बने। हम सिर्फ वो याद कितना कर पा रहा है मेमोरी में, उस चीज पर फोकस। बस जिंदगी में किसी चीज को लेकर के हम डर रहे हैं ना, वो असलियत में आ जाए तो उतना नहीं डराता जितना यहाँ पे डराता है। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। खुश पता है कौन है? जिसका फोकस इस चीज पर है कि जिंदगी में क्या है, जिसका फोकस इस चीज पर है कि जिंदगी से क्या चला गया, वो कभी खुश नहीं है। लोग, एनर्जीज, आप जैसी पॉजिटिव सोल, आप ऐसे लोग, दोस्त मिलते चले जाते हैं और वो कारवां बनता चला है। वो शेर है ना, चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता है। वो कारवां कैसे बनता गया? डीप टॉक्स। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि वो पैसा नहीं कमा पा रहे। इससे पैसे की हानि तो हो ही रही है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है, एक मनी साइकोलॉजी पे भी फर्क पड़ रहा है। और इस हताशपन में और इस हताशा में वो लोग आगे चाह के भी अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस मेंटल हेल्थ की जर्नी में आज हमारे बीच में हैं श्री अनुराग ऋषि जी, जो कि एक होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं और एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। इनसे बात करके, इनकी एनर्जी को देख के, इनके ऑरा में ही एक पॉजिटिविटी है। तो इसीलिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ के लिए, मनी हेल्थ के लिए और हमारी पैसे की जर्नी को और पॉजिटिव बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। जैसे कि दीपक ने आपको बताया, हमारा जो शो है मनी सेंट्रिक है, कि हम लोगों को ये बताते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो हम चाहते हैं कि आज आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि मनी साइकोलॉजी क्या है और उससे कैसे डील करा जाए और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, पूजा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। आज जिस तरह से आपने कहा कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले करता है पैसा। डेफिनेटली। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। यस, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन विडंबना यही है कि हर चीज के लिए पैसा बहुत जरूरी है। चाहिए। अगर हम ये कहें कि नहीं पैसा, तो ये क्योंकि हर एक इंसान के पैसे को लेकर के अपने अपने बिलीफ्स हैं, और मेरा ये बिलीफ है कि मनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी, द मोस्ट ब्यूटिफुल। अगर पैसा ना हो तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई भी, दुनिया में कोई भी बढ़िया काम हो सकता है। आप देखो, जितनी भी चैरिटीज हो रही हैं वो सब बिना पैसे के संभव नहीं थी। बिल्कुल। कोई अपना इलाज करवा पा रहा है बिना पैसे के संभव नहीं था। यानी दुनिया में कुछ भी बेहतरीन से बेहतरीन काम हो रहा है, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हमने पैसे को समझा सिर्फ और सिर्फ करेंसी, कि जो छपे हुए नोट हैं या जो डिजिट्स हम लोग टाइप कर लेते हैं, एक्चुअल में वो करेंसी है। पर नहीं, असल में जो मनी है वो मनी एक एनर्जी है, वो मनी एक वाइब्रेशन है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी, जैसे हम पंजाबी में कई बार ये आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि जिन्ना दे पल्ले दाने ओना दे कमले भी सियाने। बिल्कुल। जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने, उसके कमले भी सियाने हैं। यानी जिसके पास पैसा है, और ऐसा साथ में कहा जाता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है जी। और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि कभी भी अगर पैसा पैसे को खींचता होता दीपक, तो आप मुझे बताओ कि 2 भाई थे, जब उनके पिताजी गए, दोनों ने झगड़ा किया कि भैया इतना मुझे मिलना चाहिए, इतना मुझे मिलना चाहिए जी। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, और बल्कि जो छोटे वाला था वो नटोरियस था। उसने कहा कि जी मुझे तो ये टेलीकॉम, मुझे तो जो हाथ रखा उसको वो दिया गया। आज आलम यह है कि जिसकी मन मर्जी का नहीं हुआ था बड़े भैया का, आज वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं, और जिसकी मन मर्जी का हुआ था वो आज बैंकरप्ट है जी। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की। जी। तो अगर हम ये सोचें कि पैसा पैसे को खींचता है, तो सर 30,000 मतलब हजारों करोड़ रुपया पैसे को नहीं खींच पाया। और वहीं एक आदमी टीटी होता है, महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है जी। वहीं एक आदमी वॉचमैन होता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाता है। वहीं एक शेफ होता है, अक्षय कुमार बन जाता है जी। तो कारण, रीजन ये है कि पैसा कभी भी पैसे को नहीं खींचता, पैसे की मानसिकता आपके पास कैसी है। वेरी ट्रू। एक मैंने किसी ने बोला सर पैसा बड़ा खराब होता है, कले कलेश का कारण होता है। देखो, एक इंसान ने
वो उसको कुछ नशे की आदत थी, उसको उसके पेरेंट्स ने पैसा नहीं दिया तो उसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया। देखो सर पैसा क्या करवाता है। मैंने अगले ही दिन एक न्यूज़पेपर ढूंढा ऑनलाइन, उसका कटिंग प्रिंट आउट निकाला, मैं उसके पास लेके गया, मैंने कहा पढ़ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि एक बच्चे ने इतना पैसा कमाया, उसको अपने माँ बाप की इतनी वैल्यू थी कि उसने अपने माँ बाप को तराजू के एक साइड पर बिठाकर और दूसरे साइड पर पैसा रख के उनके भार के बराबर तोल करके लोगों में बांट दिया। जिसको श्रवण कुमार भी ऐसे ही कहते हैं। साइकोलॉजी यही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या पैसा कले कलेश का कारण है या पैसा बहुत अच्छे का? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर। आप पैसे को कैसे ले रहे हो? आपके लिए पैसा क्या है? क्या आपके लिए पैसा मेरली एक ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस बाय करूंगा, या पैसा मुझे सुख दे सकता है? आपके लिए पैसे की मानसिकता क्या है? तो सबसे पहली चीज यहां पर कि अगर मेरे पास पैसे की मानसिकता डर से अटैच हो रखी है तो मेरे पास जिंदगी में कभी पैसा नहीं आएगा। चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो, चाहे वो चाहे वो कोई किसी बाजार की ट्रेडिंग हो, चाहे किसी तरह का काम हो, अगर वो डर से जुड़ा हुआ है तो वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। और अगर वो पैसा कमा भी लेगा तो वो उतने ही डर को और बढ़ा लेगा। सर कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा भाई अब तो बढ़िया कमा रहे हो सुना है? कहता हाँ। तो मैंने कहा सेविंग वगैरह शुरू कर दी? कहता नहीं अभी नहीं, अभी जब ये 5 लाख कर लो, अभी तो 2 लाख पे पहुंचा हूं, 5 लाख कर लूंगा तो फिर करूंगा। मैंने कहा तब भी नहीं कर पाओगे। कहता ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा आप सिर्फ पैसा सिर्फ मैग्नीफायर है। यू आर जस्ट काउंटिंग द नंबर्स। यू आर जस्ट काउंटिंग द नंबर्स। पैसा मैग्नीफायर है। मैंने कहा अगर आज आप 50,000 रुपए कमाते हो और आपकी आदत है चैरिटी की, आपकी आदत है सेविंग की, आपकी आदत है इन्वेस्टमेंट की, तो जब 5 करोड़ रुपए कमाओगे तो इसी को बढ़ाने वाले हो। अगर आज 50,000 कमाते हो और आदत है ईएमआई की, बंधुआ मजदूर बनने की, यानी अभी आया नहीं है लेकिन मैं कल को देता रहूं, मतलब ईएमआई की आदत है, अगर आज जुए की कल 5 करोड़ आएगा, बड़ा जुआ खेलोगे, बड़ी ईएमआई बांधोगे। कल को वो नहीं करोगे जो पैसा आने से होगा, क्या करोगे? जो यहां पर अभी है पैसा तो उसको मैग्नीफाई करेगा। अगर आज आपको आदत है कि आप चैरिटी करते हो ना, तो 500 रुपए आते हैं तो भी कर सकते हो, और 50,000 आएंगे तो बढ़ा के करोगे। तो पैसा एक मानसिकता है, और आप किस मानसिकता के साथ उस पैसे को देख रहे हो यह डिसाइड करेगा कि आप कितनी बड़े पैसे तक पहुंचोगे। और अगर आपके पास पैसे की मानसिकता में डर है, तनाव है, स्ट्रेस है, आपका काम तनावपूर्ण है, आपको आपके काम से स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है, हैप्पीनेस कम मिल रही है, तो यकीन मानो पैसा कमा के भी पैसा नहीं संभाल पाओगे। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, उसका रीजन वो है कि जो पैसा तनाव के साथ आया है वो तनाव को और बढ़ाएगा, और उस तनाव को खत्म करने में आप डॉक्टर्स के पास वो पैसा दोगे। पैसा तो आना चाहिए सर मोहब्बत से, पैसा कमाए से नहीं आना चाहिए, पैसा आना चाहिए अपने आप। मैं कहता हूं मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप कमाओगे पैसा नहीं आएगा, आप सिर्फ वैल्यू देने की कोशिश करो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे आता है जो दुनिया को वैल्यू देता है। और पता है कौन सा पैसा आता है सर? वो जो हैप्पीनेस लेके आता है, वो जो पीस लेके आता है, वो जो सेटिस्फैक्शन लेके आता है। क्योंकि बिना पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के पैसा आ भी गया ना, आप उसको कभी चेरिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता को नहीं बदला। तो पैसा कमाते हुए डर है, मत डरो। अगर डर फिर भी होता है तो चेंज करो इस चीज को। और अगर आप कहते हो काम नहीं चेंज कर सकते तो पैसा कम कर लो। यानी डर सबसे पहले खत्म होना चाहिए। अगर मैं आज शाहरुख खान को देखूं तो मुझे लगता है यार मन्नत, तो ये मैं भी ये मूवी मैं भी एक्टिंग करूं, मुझे क्या पता वो प्लेटफॉर्म पे भी सोया है, मुझे क्या पता 6 दिन ऐसे थे कि उसने रोटी भी नहीं खाई थी। तो यानी मैं किस चीज को देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं आउटकम को, एंड रिजल्ट को। और एंड रिजल्ट फैसिनेटिंग तो सबका होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं है तब तक पिक्चर खत्म नहीं हुई, और ये सबका बाकी है। और हम किसको देख रहे हैं? हैप्पी एंडिंग को। और जो स्ट्रगल थी, जो स्टोरी थी, जो चैलेंजेस थे, जो टफ टाइम था, जो कई बार इंसान के दिमाग में यह आया कि यार मैं जिंदगी खत्म कर लेता हूं, वो था, वो किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो फैसिनेट नहीं करता और वो कोई बताता भी नहीं है। तो इसलिए हमारा पूरा ध्यान है एंड रिजल्ट पे कि क्या बन जाऊं, लेकिन क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उस पे नहीं है। तो मुझे लगता है अगर कोई, चाहे ट्रेडिंग का फील्ड हो चाहे कोई फील्ड हो, अगर इंसान उस जर्नी को देखे ना और देखे कि एक्चुअल में सीखना क्या पड़ेगा, मतलब रोहित शर्मा बनना है, बुमराह को खेलना है, तो क्या क्या स्किल सेट चाहिए ये पूछो ना।
ये क्यों पूछते हो कि मैं भी 100 रन बनाना चाहता हूं? अरे नहीं, 100 तो बहुत बाद में आएगा, पहले स्किल सेट, पहले माइंडसेट, पहले टेक्निक, पहले लर्निंग्स आएंगी। तो मुझे लगता है वो शायद ज्यादा जरूरी है, जो कि उस मानसिकता को फ्यूल देती है कि वो जिंदगी में इंसान अच्छा कर पाए, बढ़िया कर पाए। तो अनुराग जी, मेरा एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमें आप ये बताइए कि कोई अगर आदमी पैसे को लेकर डिस्टरबेंस में है, तो वो अपने चित्त को शांत करके पहले तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व और एक पॉजिटिव इंसान कैसे बने? क्योंकि आप वेलनेस के ऊपर बोलते हैं और आपका नीश वेलनेस है, तो हम स्टॉक मार्केट से थोड़ी सी हट के ये बात समझना चाहते हैं, जिस विषय की वजह से आज हमने आपको यहाँ रिक्वेस्ट की आने के लिए, कि किस तरीके से आदमी अपने चित्त को शांत करना, जिसे बोलते हैं हम, चाहे वो बिजनेस करना चाहे, ट्रेडिंग करना चाहे, कंसल्टेंसी करना चाहे, या एक घर पे अच्छा इंसान बनना चाहे, हाउस वाइफ बनना चाहे, किस तरीके से अपने मन को, पहले तो वो जो ये मतलब मन में जो 1 लाख सवाल आते रहते हैं ना, इसको ख़त्म करे। और जैसा कि मुझे पता है आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कोच हैं, तो थोड़ा सा हमें वो भी गाइड करें हमारी ऑडियंस को कि कैसे हम पैसे को खींच सकें। बहुत अच्छी बात है। और मैं मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम टर्म तो ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं बताता कि आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। यस। और जिसको साइंस आज प्रूव कर रही है, आइंस्टीन आज बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये हमको हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल पहले बता करके गए कि एवरीथिंग इज एनर्जी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई इंसान जिंदगी में कभी भी किसी टफ टाइम में, जो कि हर एक इंसान, और आज का टाइम ऐसा हो गया, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, सिर्फ मार्केट नहीं, हर एक चीज, हर एक बिजनेस, इनफैक्ट आज आपको पता नहीं लगता कि 6 महीने पहले क्या चल रहा है और 1 साल बाद क्या चलेगा। ये सिर्फ बिजनेस पैसे के टर्म्स में नहीं, हर एक टर्म में अप्लाई है सर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे वहां पर एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके मामा जी का एक बहुत बड़ा शोरूम था सर, और उनका ये सपना था कि भाई कल को बच्चों की शादी वादी करेंगे तो मेरे पास ये शोरूम है, मतलब करोड़ों रुपए का एक बड़ा अच्छा हाईवे के ऊपर वो जगह लगती थी कि ये बेचेंगे और शादी भी हो जाएगी बच्चों की, और ये भी और वो भी, और कुछ पैसे बचेंगे, उससे बिजनेस शुरू कर लेंगे। अब हुआ क्या कि कुछ ही दिन के बाद वहां पर एक सड़क कट गई, फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर बन गया, और उस फ्लाईओवर के और उसके बीच में जगह इतनी बची कि वहां कार एंटर नहीं हो सकती है, 2 व्हीलर जाएगा। अब उस शोरूम की वैल्यू क्या रह गई होगी? यानी वो करोड़ों रुपए की चीज लाखों की भी नहीं रह गई, और वो इंसान स्ट्रेस में इस दुनिया से चले गए कि भैया तो एवरीथिंग इज अनसर्टेन। सबसे पहले तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन। हम यहां पर मतलब हर चीज को परमानेंट मान करके चलते हैं। आज हमने 2 पैसे कमाए तो हमको लगता है मैं तो सारी उम्र कमाता रहूंगा। अगर आज यही तो बहुत बड़ा कारण है सर लोगों के स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाने का, कि उन्होंने जो पैसा कमाया उसको वो संचित नहीं कर सके, उसको वो सेव नहीं कर सके। कारण जानते हैं कि अपन कमा रहे हैं, अपन कल को भी कमाते रहेंगे। लेकिन मेरे कमाने से अगर मैं कमा पाता सर, तो बात ही क्या थी। ये तो संयोग बनता है, 50 चीजें कॉम्बिनेशन बैठती हैं, आपके कुछ कर्म कटने होते हैं, कटते हैं, उसके बाद आपका किसी के साथ मिलता है, कोई वाइब्रेशंस अटैच होनी होती हैं। एक छोटी सी स्टोरी है अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल। एक ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, युद्ध खत्म हुआ, तो अर्जुन को बहुत ज्यादा घमंड आ गया। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि देखा, सब कौरव लाइन पे लगा दिए, सब खत्म, सब जीरो कर दिया। तो वो कहते हैं देखो ये मेरे गांडीव की ताकत है कि इसने ऐसा कर दिया, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन अहंकार में आ गया है, तो अर्जुन को, श्री कृष्ण को बोलता है अर्जुन कि आप उतरो माधव, मैं आता हूं जरा, गांडीव है, कई बार होता है ना, ईगो आ जाती है थोड़ी सी 2 पैसे आने के बाद इंसान को। अरे भैया दिखाओ कहाँ है। वो एक मेरा दोस्त था, वो थोड़ा, उसको जब पैसे वैसे आने लगे ना, तो वो ये नहीं करता था, कहता फोन कर लेना, मतलब कई लोग होते हैं ना, जैसे मैं बोलूं कि सर मेरा फोन देना, ऐसे नहीं बोलता था, बोलता था सर मेरा वो 13 Pro Max देना सर। मतलब थैंकफुली जीबीज नहीं बताई उन्होंने। 512 GB देना। हमारी एक भाभी है, तो उन्होंने नया फोन लिया, 13 Pro Max या 14 Pro Max, पता नहीं कौन सा था, ऐसे ही था। तो मैंने एक दिन उनसे कह दिया ये 13 Pro Max लिया आपने? नो दीपक, दिस इज 13 Pro Max 1 TV। तो ऐसे ही होता है। तो इन लोगों की ना थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी चाहिए। इनके लिए गाड़ी, कार नहीं होती, इनके लिए वो मर्सिडीज, BMW, ऑडी होती है। इनके लिए टीवी नहीं होता, वो 72 इंच का टीवी होता है।
इनके लिए घर नहीं होता, वो कोठी या बंगला होता है। जी जी तो अर्जुन को वो थोड़ा सा अहंकार आने लगा। उसने बोला कि श्री कृष्ण को कि आप उतरो। श्री कृष्ण ने बोला 1 मिनट, पहले एक काम करो, पहले तुम उतरो। उसने कहा क्यों? वो कहते हैं मैं बताता हूं क्यों। अर्जुन उतरता है। अर्जुन के उतरने के बाद कहते हैं उस रथ की बहुत सारे गंधर्व, बहुत सारे किन्नर, बहुत सारे देवी देवता उस रथ की रक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि अब आप सब यहां से विदा लीजिए। वो सब उतरते हैं। फिर उसके बाद उस रथ के ऊपर एक ध्वज लगा होता है जिसमें कहते हैं हनुमान हनुमान जी जी, विराजमान हाँ हनुमान जी जी। विराजमान वो थे। हाथ जोड़कर हनुमान जी को बोलते हैं कि अब आप इस रथ से उतरिए। वो हनुमान जी जाते हैं, उड़ते हैं, वहां से निकलते हैं और फिर कहते हैं श्री कृष्ण अपना पहला पांव, और फिर उसके बाद जैसे ही दूसरा पांव उतारते हैं वो रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अर्जुन देखकर हैरान होता है। वो कहता है माधव ये हुआ क्या? वो कहते हैं तुझे लग रहा है कि तू कुछ बहुत बड़ा कर रहा था। वो कहते हैं जो तेरे सामने कर्ण जैसा एक एक शूरवीर लड़ रहा था, तुझे पता नहीं उसके एक एक अमोघ बाण ने तेरे रथ के साथ किया क्या था। तुझे लग रहा है तू अकेला कर रहा था। पता नहीं कितने लोगों, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में पता नहीं कितने लोगों की दुआएं हैं सर। कहां पर मां बाप की दुआ ने हमको बचा के निकाल लिया हो, 2 पैसे की कमाई दे दी हो, जिंदगी में खुशी दे दी हो। जी हम पता नहीं क्या डिसीजन ले लेते, किस हमारे साथी के प्यार ने हमको उस चीज से बाहर निकाल लिया हो। तो जिंदगी में कभी भी आपको लगता है कि आपने बहुत कमा लिया या आपने बहुत खो दिया, अरे नहीं सर, संयोग बनते हैं। संयोग कर्मवशात बन रहे हैं। हम प्रारब्ध लेके आए थे कुछ, उसके हिसाब से बहुत संयोग बनते हैं। आज संयोग बना कि हम यहां बैठ गए। जी जी ये कोई प्लानिंग के तहत नहीं है। अगर आप बिल्कुल। इसको कहो कि ये कोई, हाँ प्लानिंग थी, लेकिन कोई डिवाइन और यूनिवर्सल डिवाइन की प्लानिंग हो होगी सकती है, हमारी नहीं थी। कि हम, हमारी तो नहीं थी। तो अगर हमारी प्लानिंग नहीं थी और फिर भी हम रात के इस समय पर यहां पर बैठे हुए हैं, तो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है सर। बिल्कुल। तो हमारी क्या बिसात है सर उसके सामने। हम तो ये भी नहीं डिसाइड कर पाए कि हम आज रात को ये पॉडकास्ट कर भी रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। ये अरे भी किसी हम तो universal- ड्रीम में भी नहीं सोच सकते कि आप हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये संयोग बनते हैं यस सर। इट इज, कुछ तो है, कुछ तो है। सम कॉस्मिक पावर, सम मतलब कोई तो उसको- शक्ति है। उसको मैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं सर। जी 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 मेरा अपना एक बिलीफ है, मैं उसको भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, हर एक कोई अपना अपना नाम देता है। मुझे लगता है वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है और उसका एक एल्गोरिथम सेट है। जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हाँ। इन सब का एल्गोरिथम है ना, कि कई बार आप पहला ही वीडियो डालते हैं और 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, और कोई लोग 50वां भी वीडियो डाल रहे हैं 5000। तो ये एक एल्गोरिथम है जिसने पिक कर लिया कि आपकी चीज में क्या खास था। जी ठीक वैसे ही उसका भी एक एल्गोरिथम है। अगर वो कोई कहता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल जॉब है उसको, तो पत्ते पत्ते का हिसाब रखना पड़ रहा है। सोचो तो सही, अरबों खरबों की तादाद में पत्ते, और उसकी मर्जी से सब चल रहा है। वो कह रहा है कि ये पत्ता हिले या ना हिले, तो बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब ये है कि एक एल्गोरिथम है, हवा चल रही है तो पत्ता हिलेगा, रूल बन गया। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, रूल बन गया। इसीलिए इसको बोला गया द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेगा वो मिलेगा। तो जो मिल रहा है, हमने क्या बांटा था हमको पता नहीं है शायद। जो नहीं मिल रहा अभी तक, उसके लिए भी क्या बांटा था शायद वो भी पता नहीं है, वो भी रास्ते में होगा। जिस दिन वो संयोग बना, जिस दिन हनुमान जी आ गए, जिस दिन गंधर्व किन्नर सब इकट्ठे हो गए, जिस दिन वो कर्ण के बाण पड़े, कोई ना कोई उसको रोकने के लिए आ जाएगा। तो यकीन मानो, और अगर वो लग करके किसी का नुकसान भी हो रहा है, आपको लगता है ना कि यार चलो ये तो अच्छी बात हुई, और ये अगर जिंदगी में कोई टफ टाइम आ रहा है, तो वो भी किसी ना किसी कर्म का ही नतीजा है। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, लोग बोलते हैं मेरे साथ दुर्घटना हो गई। मैं कहता हूं दुर्घटना जैसा कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ घटना होती है। घटने के लिए आती है, घट जाने दो। माइनस होने आती है, हम उसको घटना को दुर्घटना बना के पकड़ लेते हैं, और फिर वो बार बार आती है जब तक कि वो घट नहीं जाती। वो तो घटने आई थी, कम होने आई थी, हमने पकड़ लिया कि मेरे साथ गलत कैसे भैया। मैं लोगों को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, जो लोग नहीं जानते, घटने का मतलब होता है माइनस होना। माइनस होना। पंजाबी का वर्ड है घटना, या घट कहते हैं, घट कर ले, घट गया, हाँ, माइनस हो गया। माइनस हो गया। तो एक्चुअल में वो माइनस होने के लिए हमारी जिंदगी से आता है। हमने उसको प्लस कब कर लिया, जब हमने उसको दुर्घटना बना के पकड़ लिया और उसके इम्प्रिंट्स को यहां पर रखने लग गए। आज जिंदगी में जो असल में हो रहा है, हम उससे परेशान नहीं है, हम जो यहां पर चल रहा है ना सर, उससे परेशान है। आप यकीन मानो, जो जिंदगी में किसी चीज को लेकर के हम डर रहे हैं ना, वो असलियत में आ जाए तो उतना नहीं डराता जितना यहां पे डराता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवर थिंकिंग हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। ओवर थिंकिंग, मैं कहता हूं आज अगर कोई इंसान किसी सुसाइडल थॉट तक भी चला जाता है, वो भी ओवर थिंकिंग से ही जाता है।
अगर वो ओवर थिंक, क्योंकि थॉट जो है ना वो कहीं से आता है, थिंकिंग में आप जाते हो, थॉट में आप नहीं जाते हो कभी भी। थॉट आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि यार ये काम तो हमने भी करना था यार, ये किसी और ने कर लिया, होता है कि नहीं? 2-3 बार, कई बार ऐसा होता है कि यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया था, ये तो कोई और कर गया। कैसे हो जाता है ये? क्योंकि आइडिया आपका नहीं है, आइडिया यूनिवर्स का है। किसके साथ कनेक्ट हुआ? जो उस वाइब्रेशनल लेवल पर था। तो जो थॉट है वो तो यूनिवर्स से आता है, लेकिन उसके थिंकिंग में कौन जाता है? जो खुद से उस थिंकिंग के मोड को एक्टिवेट कर लेता है। तो यकीन मानिए, जिंदगी में हर इंसान पैसे के अबंडेंस तक पहुंच सकता है। हर इंसान जो चाहे वो अपनी जिंदगी में अचीव कर सकता है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा टफ टाइम, बहुत सारा ऐसा फेज देखा है, जब तक मैं उसको दुर्घटना मानता था तब तक मैं उसको बदल नहीं पा रहा था, और वो जिंदगी में बार बार आ रहा था। जिस दिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने सरेंडर किया, मैं कहा ठीक है यार, अगर ये घटना थी, माइनस होने के लिए आई थी, तो इस बार मैं माइनस हो जाने दूंगा। मैं स्वीकारता हूं कि मेरे साथ ये हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा था, जैसे कहते हैं ना, छिपकली को कई बार गुमान हो जाता है कि छत मैंने ही उठा रखी है। इंसान को भी हो जाता है कि मैं ही चला रहा हूं। अरे नहीं भैया, संयोग बन रहा है, कोई ना कोई बन गया था, उस संयोग को घट जाने दो। अगर कुछ बुरा हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ, तो भी घट जाने दो, बस उसको फ्लो के साथ एंजॉय करना शुरू करो। इसलिए मैं बोलता हूं कि काम जिंदगी में वो करना चाहिए जिससे आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। कई लोग बोलते हैं ना सर कि मैं 100 करोड़ कैसे कमा रहे हैं। मैंने कहा छोड़ दे नंबर्स, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखो कि जिंदगी में कौन सा वो काम कर सकते हो जिससे मोहब्बत हो, पागलों की तरह, शिद्दत। अगर आपने पहले दिन अपने काम से मोहब्बत की, पहले दिन आप समझो यू आर सक्सेसफुल। आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए पैसा ऐसी एक मानसिकता है जो उस इंसान के पास फ्लो करती है जो उस मानसिकता को अबंडेंस में एक्सेप्ट करता है। कई लोगों की आपने ये भी देखा होगा, स्केर्सिटी माइंडसेट होता है बहुत ज्यादा। मैं आज लोगों को देखता हूं, कहते हैं यार कहां पैसा। मैंने कहा बढ़िया, नहीं यार कहां पैसा, ये इतना अंबानी लेके बैठा, अडानी लेके बैठा, ये दीपक लेके बैठा है, अनुराग लेके। अरे मैंने कहा भैया तुम्हारा नहीं लेके बैठा, आप थोड़ा सोच के तो देखो, तुम्हारा नहीं लेके बैठा। अगर अंबानी को मिल सकता, अडानी को मिल सकता, तो दीपक को क्यों नहीं मिल सकता, अनुराग को क्यों नहीं मिल सकता, पूजा को क्यों नहीं मिल सकता? सबको मिल सकता है, क्योंकि पैसा अबंडेंस में है। तो स्केर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। कि ऐसा नहीं है कि मुझे मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, या आपको मिल गया तो आप रह गए। अरे नहीं, इनको भी मिलेगा, इनको भी, लेकिन उसको मिलेगा जिसकी मानसिकता अबंडेंस की है कि बहुत है भैया। और ये पता कब आती है? जब आप दूसरे की सक्सेस को गले लगाते हो सर। आधी से ज्यादा दुनिया दूसरे की सक्सेस को देखकर, एक कहावत ऐसा कहा जाता है कि लोग आज अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बिल्कुल सही बात है। सारी प्रॉब्लम यही है कि वो एड भी हम ऐसी बनाते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है। हमारे घर में स्विफ्ट और उनके घर में स्विफ्ट डिजायर, हमारे घर में 4 चूड़ी वाली गाड़ी और उनके घर में चीते वाली, मतलब जैगवार, ऐसा कैसे? सारा कंपैरिजन की वजह से। और आज से आप 100 साल पहले जाओ, लोग सुखी पता है क्यों थे? क्योंकि लाइट जाती थी ना, सबकी जाती थी जी। आज सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग में देखते हैं, अच्छा मेरी गई है, दूसरे की गई है या नहीं गई है। अगर दूसरे गई है तो हम हम सेटिस्फाइड हैं। अगर मेरी गई है तो मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन का मोड आ गया, और कंपैरिजन आएगा भी। आज जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं सोसाइटी में, कंपैरिजन आएगा भी, लेकिन उसमें आपको अबंडेंस माइंडसेट अगर हम ले आए ना सर, कि पैसा अबंडेंस में है, उसके पास भी, अंबानी के, अदानी के, मार्क जुकरबर्ग के, ऋषि के, सबके पास हो सकता है, अबंडेंस में है। और वो तब आएगा पैसा अबंडेंस में, उसका माइंडसेट तब डेवलप होगा जब आप जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करोगे, और दूसरा इंसान जो सक्सेस हासिल कर रहा है उसको एप्रिशिएट करोगे। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है किसी दूसरे की सक्सेस को गले लगाना, क्योंकि उसमें अपनी कमी का भाव पहले आ जाता है कि अच्छा ये कर गया। जैसे आप किसी की सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखो ना, अच्छा वो गोवा गए थे, वो स्विट्जरलैंड गए थे, वो जर्मनी गए थे, सबसे पहले हम कब जाएंगे। अरे यार उनके घर में जो 4 बार महीने में जूता बजता है वो तो आपने देखा नहीं, जो उन्होंने फोटो पोस्ट की है वो आपको सबसे पहले दिखी है। क्यों? क्योंकि जूते की फोटो कौन डाले कि भैया ये मेरे बाल भी खींचती है और मैं भी इसको पकड़ के हिला देता हूं रोज रात को, ये कौन डालेगा? हम सब अच्छा ही दिखाएंगे, हम सब अच्छा ही दिखाएंगे। और जो जिसको दिख रहा है वो उस अच्छे से कंपेयर करने लगता है कि यार इनकी तो लाइफ बहुत बढ़िया है। अरे आपकी फोटो देख करके गोवा वाली वो भी ऐसे ही सोच रहे थे, उनको भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है घर के अंदर। तो हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि लोगों के पास फेलियर्स भी हैं, लोगों के पास बड़े सारे चैलेंजेस भी हैं। तो अगर कोई इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है ना, सबसे पहले उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। एक इंसान है,
वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, लेकिन तब जब आप उसको ब्यूटिफुल एनर्जीज देते हो। सबसे पहली ब्यूटिफुल एनर्जी आपने कब दी? जब आपने अबंडेंस माइंडसेट रखा कि सबके पास है भैया, ऐसा घबराने की बात नहीं कि दीपक के पास चला गया तो अनुराग के पास नहीं आ सकता, हैप्पी रहो। आपने पॉजिटिव एनर्जी दी। दूसरी, अगर दीपक सक्सेसफुल हुए तो मैंने दीपक को सबसे पहले कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस से खुशी है। मेरे पास कौन आना चाहेगा सर, जिसको मैं गाली दूंगा या जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा? जिसको अप्रिशिएट करेंगे। इफ मनी इज एन एनर्जी, और अगर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे मेरी है चाहे किसी की भी है, तो क्या वो मेरे पास आना चाहेगी? यस या नो? डेफिनेटली। Yes. हम आज से पहले कभी भी नहीं मिले, लेकिन आपसे मिलके इतना अच्छा लगा कि अगली बार क्या मिलने के लिए हमको गुप्ता जी की जरूरत होगी? ठीक बात है। या हमारा कुछ ऐसा, अगर हमारी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज हुई, कि ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि आप, मैं कभी यहां आया तो मैं आपको फोन करूं और आप मेरे पास आए तो आप फोन करें, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल ठीक बात क्यों? है। क्योंकि एक पॉजिटिव Positive, एप्रिसिएशन का yes. कनेक्शन बना। तो जो कोई आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, अगर आप उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट करते हो, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली उस मनी की एनर्जी को अप्रिशिएट किया। चौथी चीज, बहुत से लोग पैसे को आने से पहले ही धक्का लगा देते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए, अगर आप उसको धक्का लगा दो, वो दोबारा आएगा? और एक ऐसा इंसान जो आए और आप उसका पूरा आदर सत्कार करो, बिठा के रखो, वो आएगा दोबारा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। हम पैसे के साथ भी तो यही कर रहे हैं सर। पैसा कमाते बाद में, खर्च पहले देते हैं। क्यों तिजोरियां बनाई थी? क्यों लक्ष्मी का पूजन किया जाता था बिठा के, संभाल के? कारण था कि आपने उसको इज्जत दी है। अब आपने उसको घर आने से, आप कह रहे हो भैया ये जो गाड़ी खरीदी है ना, इसके जो पैसे हैं ये अभी आए नहीं है, ये घर आने से पहले ही धक्का लगा देता हूं ईएमआई पे। ये अगले 2 साल के पैसे को बाहरों बार अलविदा। अरे पैसे को इज्जत देनी है। उसका इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि आप ईएमआई पे चीज, मतलब वो मेरे अपनी फिलॉसफी हो सकती है। इज्जत देने का मतलब ये है कि जो पैसा आप कमाते हो उसको थोड़ा सा अपने घर के भी तो दर्शन करवाओ। अगर आप पैसे की इज्जत नहीं करोगे, पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा सर। आप घर से बाहर से धक्का लगा दे रहे हो, वो कह रहा है अगले बार मैं आता ही नहीं हूं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, अगर आप इसको एनर्जी के पर्सपेक्टिव से समझो। और बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं सर, पैसा आता बाद में, खर्च पहले देते हैं, और यही मानसिकता उनको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मैं कहता हूं, चाहे कोई ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे कोई पैसे कमा रहा है, जो करना है करो, लेकिन ये देखो कि आप अपनी संपत्ति का कितना पैसा वहां लगा रहे हो। अभी आपने देखा रिसेंटली कई लोग अंबानी 5,000 करोड़ खर्च दिए, इतना ये हो गया, वो देखा? तो उसके तो 2% भी नहीं है सर, आधा परसेंट भी नहीं है। मैं बल्कि अपने, एक दिन मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, इन्होंने मुझे जब पहली बार ये जिंदगी में ये समझ आया, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और ये मेरे फाइनेंशियल गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे, क्योंकि मैं भी फाइनेंस के बहुत बड़े गर्त में था, मुझे भी ये चीजें समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता हाँ ठीक है, बोल रहा है, बोले कोई, जैसे अब ये पॉडकास्ट देख के किसी को लगा हाँ ठीक है भैया, बैठे हैं, माइक लगा रखा है, तुम्हारा हक है, बोलते रहो, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन उस दौरान की बात है, इनके एक दोस्त ने एक बाइक ली सर, कोई बढ़िया हायाबूसा, क्या होता है हायाबूसा करके, कोई ऐसा बढ़िया बाइक होगी, मतलब मुझे नहीं पता ब्रांड क्या है, लेकिन शायद। मैंने कहा कितने की है? पता नहीं, लाखों रुपए की बाइक बताई। यार इंसान का क्या दिमाग, लाखों रुपए की बाइक ले ली, लाखों रुपए की बाइक। इन्होंने वापस मुझे पता है क्या बोला? कहते सर अगर 5,000 की वो मिलेगी तो क्या आप लोगे? मैं कहा हाँ यार 5,000 की तो ले लूंगा। कहते बस उसके लिए वो 5,000 जैसे ही थे जो खर्चे हैं। इतनी करोड़ों की, अरबों की संपत्ति है कि उसके लिए वो 5,000 जैसे ही थे, तो ज्यादा टेंशन मत ले तू। अभी मैं इस पे ही आपको एक जोक, जैसे आपने कहानी सुनाई, अभी अनंत अंबानी की शादी हो रही है, तो उसने एपी की जो है 10 लोगों 12 लोगों को वॉच दी है जो 2.5 करोड़ की है। अब हमारे लॉ के हिसाब से गिफ्ट जो है दूल्हा ले सकता है, वो दे नहीं सकता है, तो गिफ्ट पे टैक्स है। तो अगर जिसको घड़ी मिली है उसको 2-2.5 करोड़ की घड़ी तो मिली है, लेकिन उसका जो 75 लाख रुपए का टैक्स बनेगा वो उसे देना पड़ेगा। अब उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ना हो, तो ये अभी आजकल खूब रीलें वायरल हो रही है। तो जिसके पास नहीं है वो किसी को आगे पास ऑन करेगा, जिसके पास है वो 2.5 करोड़ की घड़ी चेरिश करेगा, है ना, जो 75 लाख का टैक्स दे सकता है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा, उस पैसे के अमाउंट से पैसे को मत देखो, अपनी मानसिकता से पैसे को देखो। मेरी मानसिकता में मुझे लग रहा है वो लाखों रुपए की बाइक यार ऐसे कैसे ले ली, लेकिन वो उसके लिए हो सकता है 5,000 के बराबर हो। ठीक वैसे ही आपके लिए जो पैसा है उसको भी आप
इतना बड़ा नेगेटिव एनर्जीज मत दीजिए, उसको आप अबंडेंस के साथ देखिए, दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। पैसे को हमेशा जापानीज का एक कॉन्सेप्ट है दीपक भाई कि आरिगातो। अरिगातो, आप थैंक यू बोलिए जब आप पैसा देते हैं, जब आप पैसा लेते हैं थैंक यू बोलिए। कई लोग इसको समझते हैं, वो कहते हैं यार पैसा आए तो आरिगातो, वेलकम, थैंक यू आपने बोला, लेकिन पैसा जाए तो कैसा आरिगातो। इवन अगर एक ब्रेड भी खरीदते हैं और उसके लिए मनी देते हैं तो दे से थैंक यू, दे से थैंक यू, आरिगातो। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है आरिगातो इन, आरिगातो आउट। आने वाले को भी सलाम, आने वाले को भी शुक्रिया, जाने वाले को भी सलाम, उसको भी धन्यवाद। वो कहते हैं कि जो हमने खर्च किया है, मान लो उसके बदले में सेहत ली, दवाई ली, मेडिसिन ली, ये हो ना पाता अगर पैसा ना होता, तो क्या उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे? इसीलिए शुक्र अदा करते हैं। इसलिए शुक्र अदा करना है कि अगर वो ना होता तो ये चीजें ना आती जो हमारे पास आई हैं। हम पंजाबियों में हर टाइम हम कहते हैं ना शुक्राना करो, थैंक्स बोलो, वाहेगुरु जी का धन्यवाद करो। तो ये चीजें सुख वेले शुक्राना, हाँ, दुख वेले सिमरन। बिल्कुल सच है। और यही जो लोग भी अपनी लाइफ के उस टफ फेज में होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी चाहिए कि मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी, लेकिन उसके साथ आप कैसी वाइब्रेशंस अटैच कर रहे हो। बिल्कुल डर की मत करो, बिल्कुल स्कैरसिटी की मत करो कि उसके पास चला गया, मैं रह गया, अंबानी कमा गया, मैं रह गया। अरे नहीं, सबके पास हो सकता है, सबके पास हो सकता है। जो लक्ष्मी पूजन नहीं करते उनके पास भी हो सकता है, तो आपके पास क्यों नहीं हो सकता? समझने वाली बात है। तीसरा, जो भी मनी है, उस मनी को इज्जत दो थोड़ी सी, उसकी बेइज्जती मत करो, उसको आने के लिए उसको सम्मान दो, उसको थोड़ा सा बिठाओ। मैं नहीं कह रहा हूं तिजोरियां भरते जाओ, अरे नहीं, लेकिन इतना तो सम्मान दो एटलीस्ट कि उसको ये समझ में आए कि मैं किसके पास आई हूं, किससे अटैच हुई। आपने अटैच ही नहीं होने दिया और बारों बार उस एनर्जी को आपने भेज दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए अच्छे। और सबसे बड़ी चीज सर, पैसा पता है किसके पास आता है और टिकता है? जो काम कर रहा है ना, उसको डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से करता है सर, प्यार से करता है। अगर मेरा किसी काम के प्रति डर है तो मैं जिंदगी में कभी पैसा कमा भी लूंगा ना सर, मैं उसको चैरिश नहीं कर पाऊंगा कभी भी, कभी भी नहीं। जी जी। मैं अगर उस काम से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कितना पैसा मेरे पास आएगा। और वो जिंदगी में पैसा खुशी लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, पीस लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा। और जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं वो लेके आएगा, अगर मैंने प्यार करके, मोहब्बत से, हैप्पी वाइब्रेशंस के साथ खुश होकर के वो पैसा कमाया। तो मुझे लगता है पैसे की साइकोलॉजी अगर थोड़ी सी लोग समझ जाएं तो जिंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और हर कोई जो अपनी जिंदगी में चाहे वहां तक पहुंच सकता है। इसमें थोड़ा सा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो और बताएं। हाँ जरूर। तो थोड़ा सा भाई कैसे आकर्षित किया जाए पैसे को या एनर्जी को, या लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए या पॉजिटिव रखा जाए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस प्रिंसिपल पर काम करता हूं कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैंने तो ये चाहा, मैंने तो वो चाहा। अरे चाहने से मिलता तो फिर तो ये पूरी दुनिया ही कल्प वृक्ष थी। मिल कैसे रहा है? आपके होने से। आप किस भाव में थे, किस मनोस्थिति में थे, किस दशा में थे, उससे जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर मैं ये सोचूं कि मैं पैसा कैसे अट्रैक्ट करूं, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कहता हूं, भैया आपको करना ही नहीं है, हो जाना है। कहां से? यहां से। इफ मनी इज एन एनर्जी, अगर वो एनर्जी है तो वो किसके पास आएगी? मैंने तो उसके रूल्स देखे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और वो एनर्जी किसके पास आ रही है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यू अट्रैक्ट द सेम एनर्जी जिस पे आप हो। अगर मुझे 100 FM पे रेडियो स्टेशन बजाना है तो मुझे 100 ही तो लगाना पड़ेगा, या 99 पे 100 का सॉन्ग बजेगा? फ्रीक्वेंसी मैच करनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी ना। तो मैं किस फ्रीक्वेंसी पे हूं, उसी फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशनल चीजें हैं वही मेरे पास होकर के आएंगी। और ऐसा नहीं कि मैं अट्रैक्ट करूंगा, वो अपने आप हो सकता है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, मेरी हायर एनर्जी हो उनसे, उनको चाहिए हो कि भैया ये तो हम तो अनुराग ऋषि की जेब में जाएंगे, हम तो दीपक की जेब में जाएंगे नोट बन के। कि नहीं हो सकता? तो सवाल मेरा अब ये आ जाता है कि वो एनर्जी कैसे अपने आप, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे उठाएं? हाँ, ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कैसे करें। सर, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग की फ्रीक्वेंसी है। जब तक हम उस ह्यूमन बीइंग के सिस्टम में कैद हैं, तब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज नहीं कर सकते। हमको अपने आप, जैसे मैंने बोला ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है।
तो मुझे यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज पर आना पड़ेगा। आपका सवाल होगा कैसे आएंगे? मैं कहता हूं इतना आसान है सर, जो यूनिवर्स कर रहा है वो करना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, यूनिवर्स क्या कर रहा है? ये बांट रहा है सर, आपसे बिना मांगे आपको बांट रहा है। सूर्य बिना ये देखे कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, आपका नाम क्या है, आपको रोज सुबह बांट रहा है। अनलिमिटेड ऑक्सीजन। मैं कहता हूं जब तक कोई चैलेंज नहीं आता ना, तब तक पता नहीं चलती भाई साहब, 1,00,000 1,50,000 की तो ऑक्सीजन हम रोज खा जा रहे हैं। रोज खा जा रहे हैं। ये कोविड में लोगों को पता चला कि भैया ₹1,00,000 का सामान तो ये हम ऐसे ही, जिसको हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में नहीं सोचा था कि भैया इसके भी पैसे होते हैं, ये हवा के भी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन कोई तो है दे रहा है सर। यूनिवर्स बांट रहा है सर, बांट रहा है। और जहां पे वो ज्यादा बांटता है ना, वहीं लोगों को कम कदर होती है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी लोग कदर नहीं करते। और यही देखो, आप घरों में भी यही होता है। आप बच्चों को बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल, वो कहेंगे हाँ तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, है ना? होता कि नहीं होता? तुमने किया ही क्या है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली अवेलेबल था। लेकिन वहीं अगर उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा हो, लेकिन अगर उन्होंने ये देखा हो कि किस तरीके से, तो वहीं आप देखो जहां पे मतलब अफ्रीकन कई ऐसे कंट्रीज हैं सर, लोग बिना पानी के मर जाते हैं। यस, हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें किसी चीज की कमी ही नहीं है। सर मैंने विजिट किया हुआ है सुडान, सोमालिया, ये सब। सोमालिया आप जाओ, युगांडा जाओ, आप ये तंजानिया, जांजीबार, ये सब बहुत गरीब कंट्री हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं है सर। सब माल न्यूट्रिशन के शिकार है सब। इनफैक्ट एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो हेल्दी नहीं, नॉर्मल भी नहीं है, खाना है ही नहीं, कुपोषण है। क्या हमको ये मिल रहा है? ये बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बांटना शुरू कीजिए सर। आप अपनी वाइब्रेशंस रेज करना चाहते हैं ना, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, आपकी भी हो जाएंगी अगर आप बांटते हैं। और कैसे बांटते हैं सर? निस्वार्थ भाव से। यूनिवर्स को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। आप इसके गर्भ में प्लास्टिक ठूसे जा रहे हैं, फिर भी ये कह रहा है भैया जब तक बन पड़ रहा है तब तक ले लो। आप ऑर्बिट तक में हम कचरा घुसाए जा रहे हैं, फिर भी कह रहा है भैया जब तक कोई एस्ट्रॉयड बचा सकता हूं तुम्हारे से बचाऊंगा, 20-50 हजार किलोमीटर दूर से ही निकाल दूंगा। सर पूरी व्यवस्था सेट हुई हुई है सर। आप जानते हैं ये जो सूर्य है, अगर सिर्फ ये 9 डिग्री पास होता, 1.5 साल के अंदर हम झुलस जाते। अगर ये 9 डिग्री दूर होता सर, 1.5-2 साल के अंदर हम फ्रीज हो जाते। सोचो कितनी सटीक व्यवस्था है, एक्यूरेसी है। इसीलिए मैं बोलता हूं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कितनी एक्यूरेसी है। तो यूनिवर्स के लेवल पर आइए। यूनिवर्स के लेवल पर आने के लिए सबसे पहले बांटिए जितना हो सकता है। और कैसे? निस्वार्थ भाव से सर। मुझे आपसे क्या मिलेगा ये तो बाद की बात है सर। मैंने सिर्फ पहले अपना कर्म ये करना है कि मैं आपके साथ कुछ अच्छा शेयर कर सकूं, और उसका मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आपसे रिटर्न ले लिया तो मैं यूनिवर्स से कैसे मिलेगा? मैंने तो बड़ी छोटी सोच रखी ना। जी जी जी। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी कई बार हमें आके बात बोलते हैं, और मैंने पहली बार ये बात सीखी थी। एक इंसान सर केले बेच रहा था। किसी ने उससे पूछा कि भैया एक केले दे दो, कितने के हैं? एक दर्जन के, दर्जन में 12 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं। उसने एक डजन केले दे, कितने के? उसने कहा जी ऐसा 50 या 100 रुपए, जितने के भी। उसने दिए। उसने अपने पॉलिथिन में चेक किया तो देखा कि 12 की जगह 13 केले थे। उसने कहा भाई साहब मैंने आपको दर्जन बोला था, आपने गलती से 13 दे दिए हैं। तो जानते हैं वो शॉपकीपर क्या बोलता है? वो कहता है हमारा दर्जन 13 का है। क्या बात है, हम फालतू देते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। उस बायर ने उस दुकान के अलावा सामान नहीं खरीदा सर कहीं से। क्यों? क्योंकि पता है कि यहां कुछ गलत नहीं होगा, इसकी नीयत अच्छी है, इसकी नीयत साफ है, ये बांटना जान। तो जब आप बांटते हैं ना सर, मैं कहता हूं कि लोग, एनर्जीज, आप जैसी पॉजिटिव सोल, आप ऐसे लोग, दोस्त मिलते चले जाते हैं और वो कारवां बनता चला है। वो शेर है ना कि चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता। वो कारवां कैसे बनता गया? अरे लोग तो आप चलना शुरू करो, जहाज जब डूबता है पानी का, चूहे भी भाग लेते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपके अपने छोड़ के जाते हैं जब जहाज डूबता है। और ये रियलाइजेशन तभी होता है। लोग कहते हैं कारवां, अरे कारवां तब बनता है जब आप उस हायर एनर्जी के साथ अलाइन होते हो। और यही लोग जो चूहे छोड़ के भागते हैं ना सर, यही बाद में आते हैं कि सर, अरे सर जानते हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, वो एडमंड हिलरी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहा था, लोग बोल रहे थे अरे मर जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती। पहला इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तेंजिंग शेरपा के साथ जी,
लोग कह रहे हैं अरे भैया क्या कर रहा है तू, पागल पागल हो गया क्या? वो कह रहा है नहीं मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाऊंगा। वो सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा सन की, वो 29,800 फुट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जी वो 10,000 फीट चढ़ के वापस आ गया। लोगों ने कहा देखा, अरे कितना समझाया था इसको, कुछ नहीं होता है। कहता नहीं फिर ट्राई करूं। उसने फिर ट्राई किया, वो 10 की जगह 15 चढ़ गया, ऊपर एवेलॉन्च कुछ आ गया, वो बेचारा फिर वापस आ गया। तो कह रहा है कितनी बार देखा, बताया था ना तेरे को इससे होगा नहीं। वो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उसने फिर ट्राई किया, वो अगली बार 25,000 फुट, वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो वापस आ गया थर्ड अटेम्प्ट में। लोग कह रहे हैं अरे मर जा, देखा हमने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट वापस आ गया ना, मर जाएगा, सानू पता सी तेरे को लोग कुछ नहीं होना सी। वो कहता है जी मैं फिर ट्राई। उसने फिर चौथा अटेम्प्ट किया और उसने 29,800 फीट के ऊपर जब अपना झंडा गाड़ा, न्यूजीलैंड का था शायद, वो वापस नीचे आया। तो लोगों की तो आदत बदलती नहीं, वो तो देखा ही करेंगे। वो कहते देखा हमने कहा था ना। Yes. अब वो सब उसके फेवर में हो गए, अब वो सब फेवर में हो गए हैं। तो वो चूहे जो छोड़ करके भागते हैं जहाज को, जब जहाज रिकवर करने लगता है तो सबसे पहले लोगों से पहले वो चूहे ही आते हैं कि यार अरे ये तो हमारी मासी की बुआ के चाचा के भाई का लड़का है। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता और उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। असल में वो इंसान को नहीं, वो उसके उस समय को, जिस समय में वो चढ़ रहा है और जिस समय में वो गिर रहा है, उस समय की कदर, उस समय के हिसाब से इंसान को तोलना चाहते हैं। क्या जब मेरा बुरा समय चल रहा था क्या मैं बदल गया, या मेरे भाव बदल गए? मेरा क्या बदला? लोगों की मेरे प्रति सोच बदल गई, क्योंकि उनको लगा कि अब ये चढ़ता नहीं, अब ये डूबता सितारा है। और वहीं जब मैं ग्रो करने लगा तो जो नहीं भी जानते थे वो अरे यार ये तो हमारा मोहल्ले का लड़का अरे है। जी ये तो हम बचपन, अरे इधर आओ बेटा कैसे होगा। सब लोग बदल जाते हैं। एंड मैं तो ये फील किया है सर, मेरे साथ तो आप बीती है पिछले 10 महीनों में ये बात, साल भर में, कि जो रिश्तेदार मेरे को पूछ नहीं रहे थे आज वो मुझसे कह रहे मेरा पैसा मैनेज कर दे, मेरा पैसा संभाल ले। मुझे जो 10,000 रुपए नहीं दे रहा था आज वो कह रहा है 5 करोड़ ले ले। तो आई हैव सीन पीपल चेंजिंग। सो ट्रू, इट हैपेंस। और ये तब होता है जब आप वो जो घटा चुके हो, वो एक्चुअल में घटा चुके हो, वो निकल गया। अगर आप जब तक उसको दुर्घटना समझ के पकड़ रखोगे तब तक ये सिचुएशंस बनी रहती हैं। तो मुझे लगता है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज पर जाने के लिए सबसे पहली चीज है द लॉ ऑफ शेयरिंग। जितना हो सकता है दुनिया के साथ बांटो। और ऐसा कहा जाता है दीपक, आई एम रियली सॉरी, मेरी आदत है, मैं समझता हूं कि सब एक सेम टाइमलाइन पर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो मैं सबको अपने जैसा आई रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मैं आई रियली, भाई आप मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो, ये अलंकार तो दुनिया ने लगा दी है। मुझे कोई मेरे नाम से बुलाता है तो आई फील मोर हैप्पी। तो हमारे इवेंट्स में कभी कोई पार्टिसिपेंट भी होते हैं ना, कोई अभी एक लेडी थी, उनका एज 80 प्लस है, तो मैं उनके नाम से बुलाता हूं। मैंने कहा हम सब सेम टाइम लाइन पर हैं, थोड़ा सा सिर्फ समय का फर्क है। ये 13.8 बिलियन ईयर्स में अगर देखो तो ये कितना, जैसे अंबानी के लिए वो कितना डिफरेंस होगा। जी जी। ऐसे ही मैंने कहा कोई ज्यादा आपको लग रहा है कि हम यहाँ 50 60 100 साल के लिए आए हैं, लेकिन ऊपर की टाइमलाइन से देखो तो हम बराबर ही हैं सब। तो इसलिए मुझे लगता है आई एम रियली मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए कि आई एम सॉरी अगर आपको नहीं आई एम फीलिंग मोर हैप्पी। अपने आप निकल आता है, मैं कुछ नहीं अनुराग जी, आई एम फीलिंग मोर हैप्पी। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्स के साथ बांटें, जो यूनिवर्स बांट रहा है हम भी उस कोशिश में लगे कि हम बांट सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि यूनिवर्स आप देखोगे पल पल शुक्रिया अदा कर रहा है, और इस शुक्र अदा करने के भाव में यूनिवर्सल पल पल खुश है। खुश पता है कौन है? जिसके पास शुक्र अदा करने का भाव है, जिसका फोकस इस चीज पर है कि जिंदगी में क्या है, और जिसका फोकस इस चीज पर है कि जिंदगी से क्या चला गया वो कभी खुश नहीं है। जिसका फोकस इस पे है कि जिंदगी में क्या है वो खुश है। और आप देखो यूनिवर्स पल पल खुश है। मैं इस लाइट को देखता हूं, मुझे लगता है वाह यूनिवर्स इज स्माइलिंग ब्यूटीफुल। मैं किसी फूल को खिलता हुआ देखता हूं, मुझे लगता है वाह क्या यूनिवर्स की क्रिएशन है ना। उसके प्रति कंपैशन और करुणा का भाव आता है, खुशी महसूस होती है। हवा चलती है, पेड़ लहलाते हैं, ऐसे लगता है वाह दे आर डांसिंग, क्या मस्त, क्या फ्रेशनेस है, क्या मतलब खुश है पूरा वातावरण। तो मुझे लगता है कि ये वातावरण खुश है। मुझे भी इस खुशी के भाव में अगर जाना है तो सिर्फ एक चीज से आएगा, वो है ग्रैटिट्यूड। सर शुक्र अदा कीजिए। अगर आप मुझसे कभी मिलें और आप मुझे कहें कि हमारी कन्वर्सेशन है लाइक वी आर टॉकिंग फ्रॉम लास्ट 1 hour और समथिंग, और अगर आप मुझे बोलें कि यू हैव ओनली 1 minute टू स्पीक टू अस एंड कन्वे समथिंग दैट वुड ड्रामेटिकली ऑल्टर एनीवन्स लाइफ, तो मैं आपको बोलूंगा कि ग्रैटिट्यूड कीजिए। सर मैं अपनी जिंदगी के इस टफ फेज में था,
सब कुछ खो दिया, डेट है बहुत ज्यादा। आई लॉस्ट माई फादर इवन एट दैट टाइम, और मुझे पता नहीं था कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे एक दोस्त ने बोला कि भैया ग्रैटिट्यूड करो। मैं कहा वो क्या होता है? कहता शुक्र करना, मतलब धन्यवाद, कृतज्ञता के उसके लिए। मैं कहा यार क्या है, क्या अपने पास जिसका कृतज्ञता का भाव दिया जाए? कहता तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं कहा अबे जाना, रास्ता नापो। मैं कहा ज्ञान देना बड़ा आसान है, हर कोई ज्ञान पेलने आ जाता है। मैं कहा निकलो। उस रात कुछ अजीब मेरे अंदर घटित हुआ सर। मैंने कहा यार करके देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि और तो कुछ बचा नहीं है। अब जो एक आखिरी अटेम्प्ट करना है, उससे पहले ये जो कह रहा है ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने अगले दिनों मैंने कहा आप क्या कह रहे थे भैया? बोला यार शुक्र करना चाहिए। मैंने कहा किसका? बोले जो जिंदगी में है उसका। और मैंने उनसे एक स्टोरी सुनी, मैंने एक पॉडकास्ट था वहां सुनाई भी थी, और शायद ही कोई ऐसा फोन हो जहां तक ये ना पहुंची हो ये वाइब्रेशंस लोगों की जिंदगी। अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा वो स्टोरी आपको प्लीज जरूर प्लीज सुनाना प्लीज। चाहूंगा। हालांकि मैंने पहले एक बार सुनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना स्ट्रांग मैसेज है कि हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए। इस्लाम में ऐसी एक रवायत है कि हजरत मूसा हुए, हदीस का एक वाकया है, और कहते हैं कि उन हजरत की ऊपर वाले से बात हो जाती थी। तो एक इंसान उनको मिलता है, वो बोलता है मतलब शुक्र अदा करने की अहमियत क्या हो सकती है। वो कहता है कि सुना है आपकी ऊपर वाले से बात हो जाती है। वो कहते हैं हाँ। कहते हैं ऊपर वाले को कहना अब और नहीं चाहिए, इतना दे दिया उसने, इतना दे दिया, भर गए मेरे भंडार, और नहीं चाहिए, मना कर देना, बस बस बस, हाथ रोको थोड़ा। कहता ठीक है कर दूंगा। आगे बढ़ता है, एक इंसान बैठा होता है, सर तन पे कपड़ा नहीं होता एक भी, एक कपड़ा तन ढकने के लिए, प्राइवेट पार्ट, और कोई कपड़ा नहीं है। कहता है या मूसा सुना तुम्हारी ऊपर वाले से बात होती है? कहता है यार उसको बोलना कुछ तो दे। कुछ भी नहीं दिया, एक कपड़ा, वो भी तन, बस। कहते ठीक है मैं कर दूंगा। वो ऊपर वाले से कहते हैं जब उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो सॉरी, वो उन्होंने बोला खुदा को कि वो एक बंदा है, वो कह रहा है कि मुझे इतना कुछ दिया है, बस कर दो। अब उसको ना वो कह रहा है भाई मुझे बस कर दो देना। वो कहते ठीक है, उसको मिलना बंद हो जाएगा, उसको जाके बोल देना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। ठीक है। कहता अच्छा वो जो जिसको कुछ भी नहीं दिया, कहते उसको मिलना शुरू हो जाएगा, कहना शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो वापस आते हैं, उस अमीर आदमी के पास जाते हैं, कहते मेरी बात कर दी? कहते हैं हाँ कर दी। कहते क्या कहा? मुझे और नहीं चाहिए। कैसे बंद होगा? उन्होंने कहा तू शुक्र अदा करना बंद कर दे। कहता मैं वो तो नहीं कर सकता, उसने दिया ही इतना कुछ है। कहते फिर मिलना भी बंद नहीं हो सकता, मिलता रहेगा। वो आगे गए, गरीब इंसान बैठा था, उसने मेरी बात करी, कुछ तो दो, एक कपड़ा तन ढकने के लिए। वो कहते तुझे मिलना शुरू हो जाएगा, शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो कहता किस चीज का शुक्र करूं? ये जो एक कपड़ा इसका? कहते हैं हवा चलती है वो कपड़ा भी उड़ जाता है। वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपकी जिंदगी, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। वो गरीब आदमी चाहता है कि और पैसा मिल जाए, वो अमीर आदमी चाहता है कि पैसा बंद हो जाए। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर फ्रॉम हेयर। यहां क्या भाव है? वो जिसको मिलता जा रहा है उसके पास क्या भाव है? अरे भैया शुक्र, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और जिसको नहीं मिल रहा उसके पास क्या भाव है? अरे यार मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। मुझे समझ में आया। मैंने कहा यार भैया किस चीज का शुक्र? बोले काउंट कर। बोले अच्छा एक बात बता, सुबह तू उठ गया? मैं कहा हाँ उठ गए हैं। कहते तुझे पता है लाखों लोग सोते सोते हैप्पी बर्थडे हो जाता है, क्या इस बात का शुक्र नहीं है कि एक और दिन मिला अपनी जिंदगी को प्रूव करने के लिए? बात तो सही है। कहते तुझे पता है ये जो किडनी है कितना पावरफुल रोल प्ले कर रही है? उससे जाके पूछो जिसको सूसू नहीं आया। बात तो सही है। कहते दांत दर्द होता है ना तभी अहमियत पता चलती है कि दांत भी है, उससे पहले तो काउंट ही नहीं होता कि दांत के भी मालिक हैं हम। कहते 28-30 जितने बचे इनका शुक्र नहीं कर सकते? मैंने कर सकते हैं। कहते हैं सांस जो बिल्कुल प्योर ले रहा है, बिल्कुल शानदार, AQI देखो कितना है तुम्हारे यहाँ का? मैंने कहा यार बड़ा शानदार है, 70 के आसपास। कहता पूछो कभी दिल्ली वालों से जाके, गैस चैम्बर। शुक्र नहीं कर सकते। और दिल्ली वाले भी चाहे तो इस चीज का शुक्र कर सकते हैं कि सांस लेने को तो है।
लोग तो इसके लिए भी तरस रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लिखना शुरू करोगे ना तो अनलिमिटेड चीजें मिलती जाएंगी। और मुझे लगता है जो इंसान ये शुक्र करने की आदत अपनी जिंदगी में लाता है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। और शुक्र अदा करने से आप वो बन जाते हो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप किस चीज का शुक्र कर रहे हो जो आपके पास है, तो क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा जो आपके पास है। अगर आप उस चीज की कंप्लेंट कर रहे हो जो चला गया, तो क्या जाएगा? और चला जाएगा जितना गया है। तो इसलिए अगर इतना सा भी कुछ बचा हुआ है ना सर, उसका भी शुक्र अदा करो, आप देखोगे चीजें अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगी। और मुझे लगता है शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लॉ ऑफ कर्मा बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग बोल सकते हैं, उसका सबसे बड़ा मंत्रा यह है कि दोनों हाथ उठा के थैंक यू, उसको जो भी नाम दो, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, मैं उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं शुक्र है आपके साथ बैठे, क्या मजा आ गया, क्या पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज हुई, क्या इसके लिए शुक्र नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या मजेदार पॉजिटिव बात हो रही है, क्या अच्छा डिस्कशन, शुक्र है। एक और दिन निकला, शुक्र है। कुछ और अच्छे लोग मिले, शुक्र है। खाना मिला, तो लिखने लग जाओ, करने लग जाओ, आप उस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होते हो, जो चाहते हो जिंदगी में पा सकते हो। और मुझे लगता है कि ये इतनी सिंपल और आसान चीज है कि कई बार इसीलिए लोग इसको ठीक टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, कोई बात नहीं। okay. एक इंसान ने मुझे पूछा कुछ दिन पहले, कहते सर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा अपने काम से प्यार कर लो। कहता अच्छा। वैसे बैठ गया। मैं कहा हाँ। कहता सर और? मैं कहा हो गया खत्म। कहता नहीं कुछ और। मैंने कहा काम से प्यार कर लो, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा सर। जो चीज जितनी ज्यादा सिंपल है ना, हम उतनी उसकी कम वैल्यू करते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे कम वैल्यू की जाने वाली लाइनों में से एक है ये जी। हम कभी भी अपने आप से ईमानदार नहीं हो पाते हैं सर। एक शायर का शेर याद आता है, कहता है मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। सिर्फ खुद से ईमानदार हो जाओ, अपने आप से। किसी दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं लगेगी। मैं अपने प्रति ईमानदार हूं। मैं कहता हूं कितनी पावरफुल लाइन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक्चुअली इट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने कहा भाई कामयाब होना है, काम से मोहब्बत करो। कह रहा और? मैं कहा और मैं 15 ऐसी चीजें बताता रहूंगा, तू और करता रहेगा, तू अपना काम में लग, निकल, कोई बात नहीं। तो जितनी चीज सिंपल है ना, उतनी ज्यादा वो पावरफुल भी होती है कई बार। अभी हम एक पॉडकास्ट में थे, मैं वहां पे जिक्र कर रहा था, कोई हमारे एक पार्टिसिपेंट आए, बड़ा फनी सा था। हमारे एक पार्टिसिपेंट आए, वो बोले सर मुझे ना ये ऐसे करके चैलेंज, हमारे इवेंट्स होते हैं, बहुत लोग आते हैं उसमें अटेंड करते हैं। बोले सर ऐसे करके चैलेंज है, आप ब्रीदिंग के बारे में बहुत बात करते हो, आप मुझे बताइए। मैंने कहा हाँ आपको एक ब्रीदिंग करनी चाहिए। बोले कौन सी ब्रीदिंग करूं सर इसके लिए? मैंने कहा आपको इसके लिए ना कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग और अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, कैसे करते हैं, कैसे, मतलब क्या सिंपल सा थोड़ा वो बता दो कैसे करना है। मैंने कहा इसका सिंपल नाम बता दूं क्या होता है? बोले हाँ। मैंने कहा अनुलोम विलोम। कहता अच्छा अनुलोम सर, और कुछ बताइए। मैं कहा क्यों, जब कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग बोल रहा था तब तो बड़ा मजा आ रहा था, फैंसी इंग्लिश नाम लग रहा था। ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन बताया अनुलोम। अच्छा वो अपने दीपक। मैं कहा वो अपने दीपक नहीं रहे, अब वो पता नहीं किन किन के दीपक हो गए। आप अभी उनको अपना पकड़ के बैठे हो। अपने दीप आ रहे, नहीं अपने नहीं है, अब वो दुनिया के हैं। आप कह रहे अनुलोम विलोम, अरे यही वो अनुलोम विलोम है जिससे पूरी दुनिया अपनी सेहत ठीक कर रही है। आप कह रहे हो अच्छा ये तो हमारे मोहल्ले, ये वो शर्मा जी करते थे सुबह, ऐसे ना, वो ऐसे, हाँ रोज पार्क में होता है, पार्क, वही ना सर, ये वो नहीं है सर, ये पूरी दुनिया के लिए चमत्कार कर रहा है। हमको लगा अच्छा अपने दीपक जल गए, पहुंच गए कहीं, अब के नहीं रहे वो, अब अपनाओ उनको, अब आप सेल्फी खिंचवाओगे उनके साथ। क्यों? क्योंकि अब वो कहीं से घूम कर आए हैं। ठीक, ये घूम कर जब बाहर से योगा आता है ना, हमको लगा वो कोई मैडम कर रही होती है फॉरेन वाली योगा मैट पे, बहुत बढ़िया चीज। वही हमारे ये शर्मा जी बैठ के कर रहे हो, क्या ओल्ड पद्धति। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये लोगों को फैंसी नेम मिलेगा ना, तो उनको हाँ बहुत बढ़िया चीज बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जितनी चीजें सिंपल है ना सर, उतनी ज्यादा इफेक्टिव है और उतनी लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट डालती हैं। बहुत पावरफुल साइंसेज हैं अगर थोड़ा सा हम इनके ऊपर काम करने लग जाएं। और मुझे लगता है ये इस तरह की सैकड़ों हजारों चीजें हैं, उनमें से कोई एक चीज भी इंसान फॉलो करे तो वो अपनी वाइब्रेशंस को बदल सकता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है और उस मुकाम पे पहुंच सकता है जहां उसको अट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लोग, चीजें, परिस्थितियां, सिचुएशन, इंसिडेंसेस खुद उसके पास चल के आएंगे और उसकी जिंदगी को बाहर ब्यूटीफुल बना देंगे और हर अच्छी चीज से भर देंगे। सुपर।
अनुराग जी, ये जो आपने अभी हमें बताया, मेरे मन में बहुत देर से एक क्वेश्चन आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जैसे जो भी आपने बात करी, आज मैं उसको बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकती हूँ, एक एज भी है उस चीज़ के लिए। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, द जनरेशन जो 16 टू 18 इयर्स की है, उनको हम कैसे कन्विंस करें कि वो इस तरफ डाइवर्ट हो? क्योंकि आपने कहा ग्रैटिट्यूड, जैसे विद द एज मुझ में भी ठहराव आया, सब में आता है, और ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती चली जाती है क्योंकि हम लोग इतना कुछ देख चुके होते हैं, परिवर्तन इतना देख चुके होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमें ईश्वर का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जैसे मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे एक अच्छी डायरेक्शन में निकल गए हैं तो आपकी लाइफ सफल है, पैसे से ज्यादा वो चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा 16 टू 18 एज का है तो उसको हम कैसे मोल्ड करें कि ताकि वो एक अच्छी डायरेक्शन से पैसा कमाए और एक अच्छे व्यवहार में जाए? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं इस सवाल के बदले में ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, येंगे दड़े नाड़ दड़े इंगे? some foreign language, नहीं, some South Indian language. मतलब लेकिन आप इसका मतलब नहीं बता पाएंगे और शायद कोई भी नहीं बता पाएगा और मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला है। जब तक मैं किसी चीज का एक्सपोजर नहीं लेता हूं तब तक उसके बारे में किसी भी तरह की चीज मेरे लिए क्या है, ठीक है, फॉरेन आर्टिकल ही है। फॉरेन फॉरेन आर्टिकल आर्टिकल ही है सर। बच्चा 16 का है या बच्चा 80 का है, इट डजेंट मैटर। कई लोग जेल में पड़े हैं, उम्र 80 साल हो गई, तो आप क्या कहोगे, बड़ा तजुर्बे वाला इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको क्या नहीं है, एक्सपोजर जो नहीं है। और वहीं एक बच्चा ऐसा है जो 5 साल की उम्र में बैठा है और अनुलोम विलोम कर रहा है और ओम का जाप कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसके पास वो एक्सपोजर था। तो हम एक, बल्कि मैं एक मजाक में कई बार बोलता हूं, मेरे एक दोस्त से, वो कहता है यार पता नहीं बच्चा कहां से झूठ बोलना सीख गया, हमने तो कभी नहीं कहा कि झूठ बोलो। मैंने कहा तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन तुम करते पता है क्या हो? कहता क्या? मैंने कहा एक दिन मैंने देखा तो तुम क्या कर रहे थे। बोला क्या कर रहे थे? मैंने कहा बाहर बेल बजी, कोई आया, तुमने बच्चे को भेजा और बोला बेटे अंकल को जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। मैंने कहा तुमने नहीं सिखाया झूठ बोलना, लेकिन तुमने किया है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जब उस बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है ना सर, वो चीजें देखना शुरू करता है और उसके पास भी उसी तरह के संस्कार होते हैं। आप देखोगे एक ही घर में 2 बच्चे होंगे, एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अलग। अरे क्यों? सेम जीन्स है, टेस्ट करवा लो चाहे। एक ही माता पिता है, एक ही घर में पैदा हुआ, एक जैसा माहौल देखा, फिर बदलाव कहां से आया? हो सकता है वो अपने प्रारब्ध से, अपने कुछ कर्मों से, अपने कुछ कर्म फल से कुछ ऐसे संस्कार लेके आ रहा हो जिसकी वजह से उसका अपना सिस्टम अलग हो। तो पहला तो कि क्या एक्सपोजर है, क्या एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के माइंड पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालता है। अगर एक बच्चा अपने घर में देख रहा है कि उसके घर में रोज शराब पी जाती है, तो बच्चा उसी एटमॉस्फेयर को गेन करेगा, काफी हद तक चांसेस हैं। और एक बच्चा देख रहा है कि रोज पूजा पाठ होता है रोज, तो वो उसी तरह के, पहला। दूसरा, वो तब गेन करेगा जब वो उसी तरह का संचित कर्म, उसी तरह के संस्कार भी लेकर के आ रहा होगा साथ में। बहुत से बच्चे आप ऐसे देखोगे जिनके घर में शराब, एक लड़का था, दो भाई थे, उनके फादर बहुत ड्रिंक करते थे और एक लड़का बहुत शराबी हो गया। उससे पूछा भैया तू शराब क्यों पीता है इतनी? कहता क्योंकि मेरे फादर पीते थे, मैंने शुरू से देखा ही है। मैंने देखा ही यही है। ऐसे घरों में एक चीज और भी होती है, मैंने देखा है कि मदर इतना ज्यादा कह देती है कि ये इतनी बुरी चीज है कि वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने घर में इस चीज का इतना नुकसान देखा है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ये एटीट्यूड भी है उसमें। तो यही उन दोनों बच्चों के साथ हुआ। एक कह रहा है मैंने देखा है तो मैं यही करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैंने इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं इसलिए मैं कभी नहीं पीऊंगा। तो ये दोनों में भाव कहां से आया? ये भाव आया उनके अपने संस्कार से कि उनके अंदर से क्या चीज निकल करके आ रही थी। तो मुझे लगता है कि बच्चा जो इन सब चीजों के प्रति जो थोड़ा सा भी अगर उसको अवेयरनेस है, उसको एक्सपोजर दिया जाए, तो वो मुझे लगता है कि इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। अगर किसी लैंग्वेज को हमने सीखना है, जब तक हम उसका बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे वो कैसे सीखेगा? हम उसकी लिटरेचर उसको नहीं लाके देंगे, उसकी बुक्स नहीं लाके देंगे, वो कैसे सीखेगा? वैसे अनुराग जी, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल्स में एक मॉरल साइंस का पीरियड होता था और फ्रीक्वेंटली टीचर्स आते थे, हमें एक्सप्लेन करते थे। आई थिंक ये कल्चर और बढ़ना चाहिए स्कूल्स में, बजाय हर टाइम एकेडमिक्स के ये सब चीजें भी इनकलकेट करनी चाहिए। सो ट्रू, ब्यूटीफुली सेड, जरूर होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि बच्चे को वो सब जो हमारे वैदिक चीजें थी ना सर, जो नालंदा से मिटा दी गई, जो हमारे इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो उनको खत्म कर दिया गया, जहां पर लोग फॉरेन से यहां पर पढ़ने के लिए, अब बच्चे जा रहे हैं ना कि यूके जाएंगे पढ़ने के लिए, यूएस जाएंगे, लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे विदेशों से।
क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था वो अपने आप में रिच कल्चर था, वो साइंसेस, प्रूवन साइंसेस थी। तो मुझे लगता है वाकई में ही वो जो कल्चर था बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, क्यों माता पिता से इतने साल के लिए दूर रखा जाता था, क्यों उस बच्चे को जो है टफ टाइम दिया जाता था कि अगर वो दशरथ पुत्र भी है फिर भी वो जाकर के जंगल में भटकेगा और ये सब चीजें सीखेगा, क्यों उसको टफ टाइम, क्यों आज हमको जो टफ टाइम मिला था हमने तो अपने बच्चे को देना छोड़ दिया। हम तो इनफैक्ट उसके टीचर को भी बुलाते हैं, अरे गुस्सा किया आपके बच्चे को आज स्कूल में सर टीचर गुस्सा तो करके दिखाए। मैं कहता हूं आप पूरी फौज लेके पहुंच जाओगे, हिम्मत कैसे हुई। और हमारे टाइम में तो मम्मी बाबा मास्टर जी को बोल गया इसके कान खींच के रखना, दो थप्पड़ हमारी तरफ से भी लगाना। उस बच्चे में ना सर एक एजिलिटी होती थी। कितने लोग होते थे जो उस टाइम डिप्रेशन में जाते थे, उसने सारा फेज देख लिया है। अब जो बच्चा है उसने ये फेज तो देखा ही नहीं कि भैया, उसने तो मना ऊपर ऊपर रहने दे बस, वो तो कह रहा है मुझे तो बस ये यही पता है। उसको आप जरा सा एसी भी बंद होता है उसको लगता है कि जीवन में से तो पता नहीं क्या चल गया। और हमारे पास तो कई बार लाइट नहीं होती थी, पंखा भी चल सके, एसी तो बड़ी बात एसी तो बड़ी दूर की बात है। तो वो टफ टाइम हमने छीन लिया जी। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम था गुरुकुल का, वो जो सारा उस टाइम की प्रक्रिया थी, अब धीरे धीरे लोग इस चीज के ऊपर लौट रहे हैं। आपको पता है सर जी। अभी स्वीडन में गुरुकुल शुरू हुआ पीछे कुछ टाइम पहले, स्वीडन में। वो कह रहे हैं इंडियन कल्चर बहुत पावरफुल था, बच्चों को टफ बनाते थे, जाइल बनाते थे बच्चों को। बल्कि मैंने तो अभी कहीं पढ़ा था कि किसी बाहर की कंट्री में ये गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया है। वो सुबह बच्चों को गायत्री मंत्र कराते हैं क्योंकि जो इससे फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो मतलब दे आर, मतलब उन्होंने कुछ वाइब्रेशन नापी हैं या जो भी उनका फ्रीक्वेंसी मीटर करा है जो भी है, उससे उन्होंने देखा कि जब हम ये बजाते हैं, जो बच्चे इसको रिसाइट करते हैं, तो इससे कई मेंटल सिकनेस ठीक हो रही हैं, प्लस इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हो रही हैं और बच्चे ज्यादा ब्राइट और मतलब बच्चे ज्यादा अच्छे वो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और आप देखो जब हम छोटे थे सर हमारे स्कूल्स में प्रेयर्स ही यही होती थी, यही सब होती थी, रिलीजियस yes। प्रेयर्स होती थी। अब तो वो स्कूल के अपने एंथम्स हैं, वो भी इंग्लिश में, और वो भी गर्मी ज्यादा हो तो खड़े नहीं होने असेंबली देते, नहीं होती है। असेंबली नहीं होती है। असेंबली तो अब आजकल है ही नहीं। जब असेंबली है हमारे ही को नहीं। ध्यान है मेरे स्कूल में असेंबली होती थी, फिर मार्च पास होती थी। हाँ बकायदा वो ड्रमर होते थे, खड़े रहते थे हाँ। आधा आधा घंटा, हाँ। रोज न्यूज रीड करी जाती थी, एक सिस्टम होता था प्रॉपर। वो गुड नोट लोग बताते थे रोज, एक थॉट ऑफ द डे होता था। तो वो सब चीजें जो थी वो बड़ा, मतलब हम धीरे धीरे कहीं ना वो एक सिस्टम ही रोबोटिक सिस्टम पे चलते जा रहे हैं। और हमने सिर्फ एक चीज को प्रेफरेंस दे रखा है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, जबकि हमारा इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं है। हम सिर्फ वो याद कितना कर पा रहा है मेमोरी में, उस चीज पर फोकस है। बस। तो इसीलिए, और आज देखोगे कि वो बच्चा ज्यादा कामयाब है जो कम मार्क्स लाता है। मजाक नहीं है, ये बकायदा है। कभी रिसर्च हुई, स्टडी हुई इसके ऊपर कि वो बच्चे जो बैक बेंचर्स थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते थे, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल है। एक कहावत है ना कि जो स्मार्ट बच्चा है वो इंटेलिजेंस को अपने यहाँ हायर करके और ज्यादा रिच और ज्यादा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बट इंटेलिजेंस कैन बी बॉट, स्मार्टनेस कैन नॉट बी। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। तो एक्चुअल में ये चीजें जरूर इनको इम्बाइब किया जाना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप जैसे लोग इन चीजों को उठाकर लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, और वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जरूर होना चाहिए ये चीज। तो अनुराग जी, जितना अभी तक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो आपकी एनर्जी मेरे को मिल रही है, ये इतनी पॉजिटिविटी, ये मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी काफ़ी एंथुजियाज्म मिलेगा और ये देख के काफ़ी वो लोग इसको मतलब बेनिफिट तो लेंगे ही। ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई आपसे लाइव जुड़ना चाहे या कोई आपका ऐसा कोई इवेंट हो या कोई इस तरह का आपका इंस्टीट्यूट हो जहाँ कोई डिप्रेशन में है या किसी को मतलब वेलनेस की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बीमार हो तो ही जुड़े, वो ठीक हो तो और पॉजिटिव हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अभी मैंने आपसे सीखा कि हमें पॉजिटिव रहना है, तो मैं बीमारी का वर्ड नहीं यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई 5वीं सीढ़ी पे है तो वो 10वीं पे पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जी। और बल्कि अभी तो हमारा एक इवेंट आ रहा है जिसका नाम होता है हील योर सोल। उस इवेंट में हमारा एक मकसद होता है कि इंसान अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सके, वो अपनी हायर वाइब्रेशंस पर जाकर के अपने ट्रू बीइंग को पहचान सके। तो ये हिमालय में, पहाड़ों में, वादियों में, हिमालय की गोद में
सितंबर के मंथ में लास्ट मतलब अगस्त सितंबर में ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो वेदर होता है ना बहुत। वो भी खूब बिल्कुल Pleasant होता है। डिवाइन होता है, बहुत शानदार होता है। तो ये कहाँ पर होता है जनरली? ये जनरली पूरे इंडिया में हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अभी जो सितंबर में हो रहा है ये मसूरी में हो रहा है। अच्छा, 2, 3, 4, 5 सितंबर को ये तो हो ये रहा है। रेजिडेंट प्रोग्राम ये है? रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है 4 दिन का, ठीक है। और चारों दिन में पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ बंद कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि भैया आप सब जगह से डिस्कनेक्टिविटी, और कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ जगह वो ऐसी है कि वहां रेंज ही नहीं आती है सर। अच्छा। कुछ ऐसी जगह है, क्योंकि वहां पर जो जगह है वहां पर शायद कोई मिलिट्री का कुछ आसपास में वो है, जिस वजह से जैमर वैमर के कारण वहां, तो वो चाह करके भी कई बार उनको कनेक्टिविटी मिलती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब आप शांत बैठते हो ना, तो वो जो मिस्ड कॉल्स, वो जो मैसेजेस आपने पढ़े नहीं, जो यूनिवर्स ने भेजे थे, उनको आप पढ़ पाते हो। और आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार आप किसी उधेड़ बुन में हो, बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हो, यार ये चाबी कहाँ रखी थी, कहाँ गई चाबी, सर आप देखना इधर, तो ये इधर आधे घंटे से ढूंढ रहे हो, फिर आप आराम से आके वहां पे, अरे यार वहां रखी थी। कई बार पॉकेट में ही होती है। जब आप ढूंढ रहे थे, हमारे घर तो ये होता है हमेशा, है ना, जब आप ढूंढ रहे थे तब वो मिल नहीं रही थी, तब ये मेरे पता ही नहीं चल रहा था कि पॉकेट मेरे में। ऊपर कटाक्ष है। अच्छा, तो जब आप ढूंढ रहे थे तब वो मिल नहीं रही थी, तब ये पता भी नहीं चल रहा था कि जेब में ही रखी है। और जब आप शांत होके बैठे तो वो पता चल गया कि अपनी जेब में थी, और ढूंढ रहे थे पूरी दुनिया में। अपनी जेब से मुझे याद आया, एक छोटी सी स्टोरी है। एक इंसान का कुछ ऐसे ही खो गया, वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा, आधे घंटे से ढूंढ रहा है। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा ऐसे चाबी जो भी जेब में खो गई है। उसने कहा अच्छा मैं भी ढूंढवाता हूं। अच्छे से ढूंढते हैं, सड़क पे दोनों ढूंढने लगे, लाइट जल रही है, ऐसा ही बढ़िया बलून सा लगा, लाइट। आधा घंटा हो गया, कहता खोई कहां थी एग्जैक्टली बता, वहां ढूंढते हैं। कहता खोई तो अंदर थी। कहता बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं फिर हम? कहता क्योंकि बाहर लाइट है। हम भी तो यही कर रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो चीज यहां खोई है, मैं वो आप में, इनमें, पैसे में, इसमें, उसमें, बाहर सब जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं सर, जो यहां खोया है। तो जिंदगी की जो असली चाबी है ना, यहां खोई हुई है। जब आप थोड़ा सा शांत होते हो, रिलैक्स होते हो, मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि कोई परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा आपके लिए कुछ करने के लिए, वो तो यहां बैठा है। जब आप थोड़ा सा शांत होते हो, आप उसके साथ कनेक्ट कर जाते हो, और हर सवाल का जवाब आपको मिलने लगता है। सिर्फ वो चाबी नहीं, शांत होने से चाबी कैसे मिल गई? आप तो ढूंढ ही नहीं रहे थे, बताओ। आप तो उस समय ढूंढ ही नहीं रहे थे सर, आपके तो ख्याल में भी नहीं था कि मुझे चाबी ढूंढनी है। बताओ कहां से आंसर आया? अंदर से। क्योंकि कभी ना कभी तो ये सवाल अंदर पूछा था, और जब शांति हुई तो जवाब मिलने लगे। ऐसे ही जिंदगी के बड़े सारे सवाल हैं जो सर हमने पूछे हुए हैं, लेकिन हमारे रूटीन लाइफ में वो क्योस, वो सिचुएशंस, वो लोग, वो परिस्थितियां, वो पैसा, वो दौलत, वो फेलियर, वो सक्सेस, वो नाकामयाबी, ये हमको घेरे रखती है कि हम अपने आप से ही कनेक्शन लूज कर देते हैं। तो वो 4 दिन में पार्टिसिपेंट्स जब मेरे साथ वहां कैद, मतलब बंद कैद तो नहीं, वो लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं कि ये एक्चुअल में हमारे लिए एक लिबरेशन था, हम लिबरेट हो गए, यहां से आजाद हो गए, फ्रीडम मिली। वो 4 दिन मेरे साथ वहां पर बिताते हैं, मेरे साथ, और आप जैसे बहुत पावरफुल ब्यूटीफुल सोल वहां पर होती हैं, पावरफुल एटमॉस्फेयर, वादियां, और वो जगह ऐसी है, मुझे लगता है कि वहां की वाइब्रेशंस भी बहुत प्योर हैं। तो वो 4 दिन का सर प्रोग्राम हमारा होता है, और लोग वहां से अपनी जिंदगी को बदल के जाते हैं सर, न सिर्फ हेल्थ और वेलनेस में, बल्कि वो कहते हैं कि जिंदगी में सर, एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो हमको आकर के कहते हैं सर पिछले 15 साल में इतना पैसा नहीं कमाया जितना पिछले 4 महीने में कमाया है। इसके बाद ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मैंने कुछ किया, उन्होंने खुद के साथ कर लिया, यहां से बदल लिया। जो चीजें बाहर ढूंढ रहे थे वो यहां मिलने लग गई अपने आप। कहते सर ऐसे आइडियाज आते हैं। मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, और वो जो आपने अपना ये फोन एयरप्लेन मोड पे डाला हुआ था, यहां बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, बहुत मैसेजेस आ रहे थे। जब आप शांत होकर आपने फोन खोला, वो सब मैसेजेस आपने पढ़ लिए। आप खोल ही नहीं रहे थे, आप तो एयरप्लेन में उड़ रहे थे, दुनिया के इस बहाव में उस बहाव में। अब यहां पर आए हो तो उन चीजों के जवाब मिलने लगे हैं। तो वो बड़ा शानदार इवेंट होता है सर, 4 दिन का। लेकिन विडंबना छोटी सी है कि हम ज्यादा लोगों को एनरोल नहीं कर पाते हैं। कितने लोगों को एनरोल करते हैं उसमें? हम वहां 40 जस्ट 40, क्योंकि मुझे ना सबके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। हालांकि वो हमारा इवेंट है 50-60,000 रुपीज का, और हम चाहें तो हम वहां पर, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से
सोशल मीडिया से या ट्रैफिक कहीं से भी आप कितना भी इतना तो, लेकिन हम वहां पर बड़ा लिमिटेड लोगों को, और जितने लोगों का हमारे पास एनरोलमेंट आता है हम सबको भी नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस जगह पर रेजोनेट कर सकता है सिर्फ वही, when the student is ready teacher appears। तो मुझे लगता है जब तक वो मानसिकता नहीं है तब तक चीजों को ग्रहण करने में समय लगता है, तब तक वो जाला हटाने में ही लगा रहेगा, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो वो इवेंट होता है सर, और अगर आपकी ऑडियंस कहीं से भी वो चाहे तो मैं चाहूंगा उसकी कोई डिटेल हो चित्रेश जी आप शेयर कर देना, ताकि ये डिस्क्रिप्शन में दे पाए, अगर किसी को जानना हो उस इवेंट के बारे में तो जान सकते हैं। और हमारा एक इवेंट होता है, ये तो चलो ऑफलाइन इवेंट हुआ, एक ऑनलाइन इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स सर। सब फिजिकल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, लिवर साफ कर लो, किडनी साफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जो यहां हमने कचरा भर रखा है, हमको जिंदगी में वो मिल रहा है जो यहां पड़ा हुआ है सर। और लोगों के पास यहां पता है क्या पड़ा है? पेनफुल मेमोरीज, अनफॉरगिवनेस, किसी ने गलत किया था मैं माफ नहीं कर पाया, अनवर्दीनेस की फीलिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ हूं ही नहीं, बचपन के ट्रॉमास, मोलेस्टेशंस, चाइल्डहुड अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशंस। हम क्या जी रहे हैं? हम बाहर कुछ नहीं जी रहे सर, जो यहां है उसको ही हम बाहर जी रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, बढ़िया कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहता हूं तुम सब कर सकते हो, बस ये जो मेंटल ब्लॉक है ना इसको हटा लो। तो वो मेंटल डिटॉक्स में मैं कोशिश करता हूं 2.5-3 घंटे के अंदर लोगों के मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाऊं, उनकी जो पेनफुल मेमोरीज पड़ी हैं उनके परसेप्शन को बदलूं, और लोग इतना लाइट फील करते हैं सर। एक नहीं, दो नहीं, 100% लोग जो हमारे पास उस इवेंट में आते हैं वो अपनी जिंदगी में मैसिव चेंज और बदलाव देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने यहां से जो पुराना कचरा था वो निकाला। आपके पास एक अलमारी, एक वार्डरोब है, उस वार्डरोब में आपको नए कपड़े डालने हैं, लेकिन पुराने ही पहले ठुसे रखे हैं। नए कैसे आएंगे? नए तो तब आएंगे ना जब आप जगह बनाओगे। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ वैक्यूम, जहां पर कुछ नहीं होता हवा आ जाती है उस जगह को भरने के लिए। तो जब पुरानी चीज निकलती है नई चीज अपने आप आ जाती है उसको भरने के लिए। और कौन सी आती है? जिस वाइब्रेशन पर आप होते हो। तो पहला काम हम ये करते हैं, लोगों के यहां से जगह खाली कराते हैं। भैया छोड़ो ना, क्यों मरा हुआ चूहा पकड़ रखा है, बदबू आती रहेगी, ऊपर से कितना ही परफ्यूम लगा लो, कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, चेहरा नहीं चमकेगा। अंदर यहां सुकून आ गया ना सर, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। यहां से कचरा निकाल लो। मैं लोगों का कचरा निकालता हूं। लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कई बार उस इवेंट के बाद, और वो बोलते हैं सर ये मरा हुआ चूहा पड़ा था, पता ही नहीं लग रहा था। क्योंकि कॉन्शियसली नहीं पता लगता, सब कॉन्शियस लेवल पे पड़ा तो होता है। उसमें आप 1-to-1 कनेक्ट करते हैं? 1-to-1 नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि उसमें हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग। मैं सेशन मैं ही लेता हूं वो सेशन, लेकिन ऑनलाइन होता है, जूम पे होता है, तो हजारों लोग होते हैं उस सेशन में। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि क्या वो फ्रेमवर्क्स, क्या वो पैटर्न्स है जो लोगों की उस मानसिकता को चेंज कर सकते हैं, लोगों की पेनफुल मेमोरीज को रिमूव कर सकते हैं, उनके फियर्स को, उनके डर को, उनके ट्रॉमास को खत्म कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो काम करता हूं। लोग जुड़ते हैं, मेंटल डिटॉक्स में आते हैं और अपनी जिंदगी को डिटॉक्स करके जाते हैं ब्यूटीफुली, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं। तो अगर आपके कोई पार्टिसिपेंट चाहेंगे तो उनको सिर्फ मेंटल डिटॉक्स सर्च करना है और अनुराग ऋषि के पास पहुंच जाना है। और वी आर स्पीचलेस। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, मुझे भी इतना ज्यादा, क्योंकि मैं भी इतनी बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये बात तभी होती है जब आपको कुछ वाइब्रेशंस मिलती हैं, आपको कुछ अच्छी एनर्जीज मिलती हैं, और जो सब जगह से शायद नहीं मिलती हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस थी, शायद इसने मुझे भी मजबूर किया कि मैं कुछ बात करूं। और कुछ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे है तो दोस्तों ये चर्चा थी अनुराग जी के साथ, जो हमने एक बहुत अच्छे नोट पे करी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली, बहुत एंथुजियाज्म मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से पॉजिटिव सोचना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से शेयरिंग करनी है, नेचर के साथ अटैच करना है, यूनिवर्स को जोड़ना है, यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, हाई फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को ले जाना है। तो ये मेरा एक प्रयास है, ये हमारा एक प्रयास है कि हम लोग आपके किसी काम आ सकें, कुछ आपके लिए कर सकें, कुछ बदलाव ला सकें आपकी ज़िंदगी में, कुछ आपके तनाव को रिलीज़ कर सकें। इसी आशा के साथ थैंक यू, और हम शुक्रिया करते हैं अनुराग जी का यहाँ आने के लिए और हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी शुक्र अदा करना चाहूंगा सर आपका, कि यहाँ ये मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ कुछ अच्छा शेयर कर पाया,
कुछ अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, भूल नहीं, चूक हुई नहीं, हो, सर। उसके लिए क्षमा। लेकिन मैं जितना भी मुझे लगा कि मेरे अंदर से चीज निकल सकती है, और वो स्वतः ही निकली है जी, कई जी, चीजें, जी, क्योंकि मैंने बोला ये वाइब्रेशंस का रोल है सारा, जी। ये व्यक्ति विशेष का रोल है। तो वो आपके साथ कुछ चीजें जो निकल पाई, अगर वो किसी की जिंदगी में इतना सा भी वैल्यू ऐड करें, मेरे लिए बस बहुत बड़ी मेरा भी कमाई है। यही वो है कि मैं किसी की जिंदगी में एक क्षण भर का भी चेंज ला सकूं, तो मैं शुक्र करूंगा उस ऊपर वाले का जिसने बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकें। और वही बात, आप दे के जितना तसल्ली फील करते हैं वो आप लेके नहीं लेके करते। नहीं गिवर्स करते। आर ऑलवेज हैप्पी। सो ट्रू। सो और ऐसा कहा जाता है कि गुलाब बांटने वाले के हाथों में हमेशा खुशबू खुशबू रह रहती जाती है। है। तो इसलिए बांटिए जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच, चलो। थैंक्स अ लॉट।